नमस्कार। शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में इस वक्त हमारी मौजूदगी है, जहां पर कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार यहां पर शपथ ग्रहण समारोह में अपनी शपथ ली है। तमाम मंत्रियों के साथ भव्य नजारा, पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। उस नजारे के पीछे की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज से करने वाले हैं। आपको बताते चले कि इस वक्त बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तमाम मंत्रियों के साथ लोक भवन में बड़ी बैठक करने वाले हैं। यकीनन ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि शपथ लेने के बाद ये पहली बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री अपने नए मंत्रियों को शुभकामनाएं देंगे। इसके आगे की बात महत्वपूर्ण ये भी है कि अब कैसे इस प्रचंड जनादेश को भरोसे में तब्दील किया जाए, जनता के उस उम्मीद को पूरा किया जाए जिसके चलते इतनी प्रचंड जीत मिली है भारतीय जनता पार्टी को। ये बैठक अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। समर्थ, बैठक का इस वक्त का एजेंडा क्या रहने वाला है, जब शपथ ग्रहण समारोह के बाद ये पहली बैठक मंत्रिपरिषद की होने जा रही है? क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे विधायक और मंत्री हैं जो बाहर ट्रैफिक में, इस स्टेडियम के ठीक बाहर काफी लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं, बहुत सारे लोग फंसे भी हुए हैं। लेकिन ये जो बैठक शुरू होने जा रही है, कितने बजे शुरू होगी, क्या है एजेंडा, कौन कौन से लोग पहुंच चुके हैं, क्या जानकारी मिल रही है? समझ देखिए, ये टेंटेटिव बैठक 7 बजे से शुरू होनी थी, पर अब क्योंकि जैसा कि आपने बताया, कई मंत्रियों से ही बातचीत हमारी हुई है जो इस वक्त ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हैं। पूरा शहीद पथ जो है वो इस वक्त जाम हो गया है। स्टेडियम में इतना ज्यादा फुटबॉल आज रहा है, 70,000 के ऊपर लोग लगभग वहां पहुंचे हैं, जिसकी वजह से पूरा एरिया इसमें जैम पैक्ड है। तो आप मानकर चलिए, ये बैठक जो 7 बजे की है, ये 8 बजे तक भी शिफ्ट हो सकती है, क्योंकि अभी कई लोग शहीद पथ पर हैं, उनको लोकभवन पहुंचने में आधे घंटे से 40 मिनट लगेगा। तो इस दायरे को अगर समझा जाएगा तो लगभग आप मानकर चलिए 8 बजे बैठक शुरू होगी। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, आपने देखा होगा उस सेरेमनी से पहले भी सीएम आवास पर एक के बाद एक एमएलए जा रहे थे और एक के बाद एक मंत्री जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने एक तरह से बैठक की और उसको एक अनौपचारिक बैठक का नाम दिया गया। फिर स्वेरिंग इन सेरेमनी होती है, जिसमें ऑफिशियल होता है कि हाँ, इतने मंत्री बन रहे हैं। और अब ये क्रूशियल इसलिए हो जाती है क्योंकि पहली दफा है जब वो तो ऑन स्टेज पर था, पर अब जो एक इन हाउस मीटिंग होती है, उसमें सीएम बताएंगे कि हमारी कार्य करने की शैली किस तरह की है, हमने पिछले 5 साल में किस तरह से काम किया है, आने वाले 5 साल में हमारा क्या कार्यक्षेत्र रह गया, क्या जो कमी रह गई थी उसको हमें फुलफिल करना है। तो ये सारी बातें होंगी। यंग फेसेस भी हैं और इस पर भरोसा किया है। जो डेप्यूटी सीएम थे ब्रजेश पाठक का स्तर पिछले 5 साल में बहुत बड़ा है और एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में लगातार चर्चा हो रही थी कि क्या चेहरा चेंज होगा, और वो चर्चा कहीं ना कहीं सही साबित हुई। ब्रजेश पाठक को डेप्यूटी सीएम बना दिया गया। केशव मौर्य को भी ऐसा कहा गया था कि शायद वो ना रहे, पर उनका इस तरह का कद है बीजेपी में, वो बरकरार रखा है। जी ठीक है, फिलहाल के लिए शुक्रिया समर्थ। जैसे ही बैठक की शुरुआत होती है वैसे ही आप हम तक जानकारी पहुंचाएगा, क्योंकि नए नवेले ये तमाम मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। सबके चेहरे पर खुशियां झलक झलक कर बाहर आ रही थी जब मंच पर तमाम लोगों की मौजूदगी थी। यकीनन बेसब्री से इस दिन का इंतजार भी इन तमाम नेताओं की ओर से किया जा रहा था और आखिरकार वो दिन आ गया जब अद्भुत, अविश्वसनीय, अलौकिक तरीके से अद्वितीय यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल का हुआ है। इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर देश के दूसरे हिस्सों तक में बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिस वक्त ये शपथ समारोह चल रहा था, पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। नारों के बीच में किस तरह से आज शपथ ली है दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। ये शपथ ऐतिहासिक है, ये राजतिलक ऐतिहासिक है। ये भीड़ बता रही है कि जश्न कितना बड़ा है। मंच पर मौजूद दिग्गजों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि विजय कितनी बड़ी है। आज लखनऊ का इकाना स्टेडियम गवाह बना एक ऐतिहासिक जीत के शपथ समारोह का। करीब 1 लाख लोगों से खचाखच भरे स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली। माननीय श्री
आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने का कष्ट करें। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस वक्त योगी आदित्यनाथ शपथ ले रहे थे, स्टेडियम का नजारा अद्भुत था। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से शपथ ग्रहण करते हुए, आपको बता दें, मैं आदित्यनाथ योगी कहकर उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण की शुरुआत की है। 2.0 दोबारा सरकार बनाने का बड़ा कामयाब कारनामा कर दिखाया है मुख्यमंत्री ने, और इतनी बड़ी कामयाबी को अब आगे लेकर जाने की उनकी ओर से कोशिश आप देख पा रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ग्रहण करते हुए, और उनके ठीक पीछे आपको तस्वीरों में केशव प्रसाद मौर्य भी दिखाई दे रहे हैं, जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर आज का दिन योगी आदित्यनाथ के लिए काफी ज्यादा अहम, और जितनी बार वो अपना नाम लेते हैं उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल अलग माहौल रहता है। यकीनन बीजेपी की ये जो बड़ी कामयाबी है, उसके जरिए अब वो नई दिशा तय करना चाहती है। इसी वजह से यहाँ पर उत्साह, उमंग, उल्लास नजर आ रहा है। ये देश के सबसे बड़े सूबे का राज तिलक है। ये योगी 2.0 की शपथ है। मैं सुरेश कुमार खन्ना ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मंच सजा तो दिग्गज ही दिग्गज नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से लखनऊ पहुंचे, जनता का अभिवादन किया तो स्टेडियम एक सुर में गूंज उठा। मंच पर बीजेपी के दिग्गज मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर समेत कई कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों के सीएम को भी न्योता दिया गया था। ये सिर्फ शपथ समारोह नहीं था, बल्कि ये बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन था। ये हुंकार थी यूपी की जमीन से 2024 की। ये हुंकार थी अपनी ताकत का एहसास कराने की, यूपी की विजय का महत्व समझाने की। यह वजह थी कि इकाना स्टेडियम में हर किसी का जोश हाई था। एक एक कर बीजेपी के दिग्गज शपथ ले रहे थे, नई जिम्मेदारी की, नई उम्मीदों की। मैं लक्ष्मी नारायण चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। आज तक ब्यूरो। आज सारे सस्पेंस खत्म हो गए। कैबिनेट के बड़े बड़े चेहरे सामने आ गए। कई पुराने बड़े कद्दावर चेहरों की छुट्टी कर दी गई तो कई युवाओं को मौका दिया गया है। कैसी है योगी की कैबिनेट 2.0? अपने 52 सहयोगियों के साथ कैसे उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ और उनकी इस बड़ी टीम के कंधे पर आ गई है। मुख्य कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, उनके बारे में जल्दी से देते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए बड़ी जानकारी। योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के लिए तैयार है। कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुरानों का साथ है, कुछ का पत्ता कटा तो कुछ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। योगी की कैबिनेट में 52 दिग्गजों को शामिल किया गया, जिनमें से एक बार फिर 2 डिप्टी सीएम हैं। सिराथू से चुनाव हारने वाले केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी सौंपी गई। तो वहीं दिनेश शर्मा की जगह इस बार ब्रजेश पाठक को डिप्टी सीएम बनाया गया। निम्नलिखित महानुभावों को उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, श्री ब्रजेश पाठक। मैं केशव प्रसाद मौर्य। सबसे बड़ा सस्पेंस केशव प्रसाद मौर्य को लेकर था, जिनके चुनाव हारने के बाद लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। लेकिन आज केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर पुरानी जिम्मेदारी सौंपी गई। मैं ब्रजेश पाठक
ईश्वर की शपथ लेता हूँ। सबसे बड़ी बात दूसरी डिप्टी सीएम के लिए बीजेपी के सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे ब्रजेश पाठक पर दांव खेला गया। श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वहीं पिछली बार डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा को इस बार कैबिनेट में जगह नहीं दी गई। योगी के मंत्रिमंडल में 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री और 20 राज्य मंत्री बनाए गए। कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो सूर्य प्रताप शाही, सुरेंद्र कुमार खन्ना, स्वतंत्र देव सिंह, बेबी रानी मौर्य, लक्ष्मी नारायण चौधरी, जयवीर सिंह, धर्मपाल सिंह, नंद गोपाल गुप्ता नंदी, भूपेंद्र सिंह चौधरी, अनिल राजभर, जितिन प्रसाद, राकेश सचान, अरविंद कुमार शर्मा, योगेंद्र उपाध्याय, आशीष पटेल, संजय निषाद को जिम्मेदारी सौंपी गई। सबसे ज्यादा 20 ओबीसी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं, जबकि 8 SC/ST, 8 ब्राह्मणों को मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। इसके अलावा 6 क्षत्रिय, 5 जाट, 4 बनिए, 2 भूमिहार, 1 कायस्थ और 1 मुस्लिम समुदाय से जुड़े नेता को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 5 महिलाएं भी कैबिनेट का हिस्सा हैं। कैबिनेट में जातीय समीकरण का फॉर्मूला तैयार हुआ। 2024 को ध्यान में रखते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई। पिछली सरकार के 20 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। दिनेश शर्मा, श्रीकांत शर्मा, सतीश महाना, नीलकंठ तिवारी, सिद्धार्थ नाथ सिंह, जय प्रताप सिंह पटेल, सतीश महाना, मोहसिन रजा, आशुतोष टंडन जैसे दिग्गजों को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। वहीं मुस्लिम चेहरे के तौर पर दानिश आजाद अंसारी को राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। अब योगी सरकार तैयार है अपने दूसरे कार्यकाल के लिए, उन वादों को पूरा करने के लिए जिसके लिए यूपी की जनता ने उन्हें एक बार फिर लखनऊ के सिंहासन पर बैठाया। आज ब्यूरो। लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैं मौजूद हूं, लेकिन आपको लेकर चलते हैं जरा गोरखपुर, जो गढ़ है योगी आदित्यनाथ का। 1998 से 2014 तक 5 बार वो वहां के सांसद रहे, राजनीति का ककहरा वहीं से सीखा और इस बार पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़कर जीत हासिल कर वो प्रदेश के दोबारा से बन गए मुख्यमंत्री। आज गोरखपुर में जैसे ही योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में शपथ ली, वहां पर जमकर आतिशबाजी की गई, एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई गई। कैसे वहां की रौनक गोरखपुर की पूरे उत्तर प्रदेश में देखी गई, रंग बिखेरने की कोशिश उनके गढ़ से की गई। संतोष कुमार हमारे संवाददाता की यह रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस मुख्यमंत्री बनने की योजना के दौरान जो बुलडोजर बाबा का जो फैक्टर था वो बहुत सिर कच्चड़ कर बोला। और आज जब मुख्यमंत्री एक बार फिर योगी आदित्यनाथ शपथ ले चुके हैं तो ऐसे में गोरखपुर का नजारा देखते ही बन रहा है। लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। एक बार फिर बाबा आपके मुख्यमंत्री बन गए। एक बार क्या हम चाहें तो उनको पूरा जीवन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते ही छोड़ेंगे और इतना खुशी है। और उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत बहुत बधाई हो और बहुत बहुत बधाई हो कि उन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया महाराज जी को दोबारा। बहुत बहुत बधाई हो। दोबारा से गोरखपुर के संरक्षक और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन चुके हैं। जाहिर है कि गोरखपुर के लिए आज का दिन बेहद विशेष हो जाता है। 2017 के बाद 2022 में एक बार फिर इतिहास रचा। बीजेपी सत्ता में तो आई, लेकिन उसके साथ ही एक नया इतिहास रचा। योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बने हैं। गोरखपुर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर में मैं अपने देखिए वहां पर लोग डांस कर रहे हैं, लोग एक दूसरे से सेल्फी ले रहे हैं। ये गोरखनाथ मंदिर का नजारा है। गोरखनाथ मंदिर के बाहर लोग किस तरीके से डांस कर रहे हैं। डीजे पर डांस है, जश्न मनाया जा रहा है, लड्डू बांटे जा रहे हैं और लड्डू बांटने के बाद राजा एक दूसरे के कहा जा रहा है कि बधाई दी जा रही है। आज बाबा एक बार फिर आपके मुख्यमंत्री बन गए। बाबा जी वो मुख्यमंत्री 2027 में भी बनेंगे। इसके बाद प्रदेश भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और देश की जनता, प्रदेश की जनता भाजपा के साथ और योगी मोदी जी के साथ में है। तो जो गोरखपुर वाले लोग हैं उनकी महत्वाकांक्षा योगी आदित्यनाथ के साथ बढ़ती हुई चली जा रही है। वैसे शहर को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। मुख्यमंत्री का ये शहर है, विकास के नए नए कीर्तिमान वो गढ़े, इसी वजह से जश्न का माहौल पूरे के पूरे हिस्से में आपने देखा। लेकिन वह फिर आपको लेकर आते हैं लखनऊ। आज दिन भर लखनऊ पूरी तरह दुल्हन की तरह सजकर तैयार रही। बड़े बड़े होर्डिंग्स, पोस्टर लगाए गए थे राज तिलक की इस तैयारी के लिए। किस तरह से दिन भर गहमा गहमी देखी गई, सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स के जरिए पूरे के पूरे हिस्से को कैसे पाट दिया गया था और आज लखनऊ के जरिए किस तरह का बड़ा संदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से दिया गया है। अब उसको बताते हुए लखनऊ से ये रिपोर्ट देखिए।
निकल चुका है। बाहुबलियों के छलबल को जिसने मटिया मेट किया आदित्यनाथ योगी। आज लखनऊ सजा अपने सेनापति की शपथ समारोह को यादगार बनाने के लिए। आज लखनऊ गवाह बना नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का। योगी के शपथ समारोह को यादगार बनाने की हर कोशिश की गई। लखनऊ की सड़कें भगवा से पट गई। शपथ ग्रहण अपने आप में शक्ति प्रदर्शन जैसा नजर आया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जिसको दुल्हन की तरह सजाया गया है, क्योंकि आज का मौका बेहद खास है। आपको बता दें, आप देखिए जगह जगह चौराहों को किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने रंग में पूरी तरह से रंग दिया है। जैसा कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, योगी आदित्यनाथ की तस्वीर, बीजेपी के तमाम नेताओं की तस्वीर, ये कहते हुए हम निकल पड़े हैं प्रण करके नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने के लिए। शपथ राष्ट्रवाद की, सुशासन की, सुरक्षा की, विकास की। जगह जगह इस तरह के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको दिखाएंगे जगह जगह इस तरह के मंच बने हुए हैं, ताकि जब बीजेपी के नेता इधर से गुजरें तो सभी का स्वागत किया जा सके। आई लव लखनऊ भी आप देख पा रहे हैं। लखनऊ जो अपने ही मिजाज के लिए जाना जाता है, लेकिन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। लखनऊ की सड़कों में ढोल बज रहे थे, डांस हो रहा था, राज तिलक का जश्न मनाया जा रहा था। लोक संस्कृति के रंग देखिए, तमाम कलाकार जो है वो इकाना स्टेडियम के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। अपने नृत्य गायन के जरिए कहीं ना कहीं बताने की कवायद है कि किस तरीके से आज हर एक कार्यकर्ता हो या लोक कलाकार, वो पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। सब अपने अपने अंदाज में शपथ समारोह का हिस्सा बनने पहुंचे। बीजेपी के लोग अलग अलग रंगों के लिए भी जाने जाते हैं। ये पूरे योगीराज में रंगे हुए हैं, पूरा भगवा आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और नीचे क्या क्या लिखा हुआ है भाई? खुश हैं आप शपथ लेने से? हाँ जी, बहुत खुश है। आप लोगों के जो नेता लोग हैं, शंखनाद भी यहाँ पर हो रहा है, शंखनाद भी हो रहा है, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। बात योगी की थी, बात बुलडोजर बाबा की थी। ऐसे में लखनऊ की सड़कों में कुछ कार्यकर्ता बुलडोजर पर सवार होकर पहुंचे। बुलडोजर निकल पड़ा है। अपराधी या तो प्रदेश छोड़ करके बाहर चले जाएं या अपराधी अपने घर में बैठ जाएं। इसलिए बुलडोजर बाबा कल निकल चुका है। ये बुलडोजर आगे स्टेडियम तक जाएगा। इकाना स्टेडियम के अंदर का नजारा भी अद्भुत था। स्टेडियम खचाखच भरा था। पहली बार स्टेडियम में ऐसा सैलाब देखने को मिला, ऐसा जोश देखने को मिला। पूरा का पूरा ये जो अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खचाखच भरा हुआ है। ऊपर की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस तरह से जोश में लोग इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग हिस्सों से ये चित्रकूट मंडल के लोग इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पीछे ऊपर की तरफ भी अगर आप देखेंगे तो दूर दूर से यहाँ पर लोगों का भारी जमावड़ा लगा हुआ है। पूरा का पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। वैसे तो 50,000 की क्षमता का ये स्टेडियम है, लेकिन 20,000 अतिरिक्त यहाँ पर प्लास्टिक की कुर्सियां लगाई गई हैं। सभी के जोश यहाँ पर हाई हैं। जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और यकीनन ये जोश बताता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता आज इस शपथ ग्रहण समारोह में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। रवि किशन जी इस समय मंच पर हैं। रवि किशन से लेकर निरहुआ तक लोगों का मनोरंजन करते नजर आए। यूपी के बच्चा बच्चा के फरमाइश में योगी जी, आई लव में योगी जी। उधर गोरखधाम मंदिर में भी शपथ से पहले पूजा पाठ का आयोजन किया गया। यहाँ गोरखपुर के गोरक्षपीठ में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो गया है। जो गोरक्षपीठ के जो साधु संत हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो यहाँ पर मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। मंत्रोच्चारण के बीच में यूं कहा जाए कि आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ
जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे तो बेहद महत्वपूर्ण दिन न सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि खास करके गोरखपुर के लिए। मंदिर में शपथ समारोह के लिए खास लड्डू तैयार किए गए, जिसकी एक किश्त लखनऊ भेजी गई। वही शपथ के बाद उन लड्डुओं का प्रसाद बांटा गया। ये मेरे पीछे ये गोरखनाथ मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए लड्डू बनाया जा रहा है। लड्डू दो तरह के, बेसन के और बूंदी के भी। कुंटलों लड्डू यहाँ पे बन करके भेजा जा चुका है। यहाँ से 5 बसों में लड्डू बना के चला गया है भोग लगा करके, और बाकी लड्डू जब शाम को 4 बजे महाराज जी यहाँ पे शपथ ग्रहण का कार्यक्रम इकौना स्टेडियम में लेंगे तो उसी समय यहाँ लड्डू 5 कुंटल लड्डू सभी दर्शनार्थियों को बांटा जाएगा गोरखनाथ मंदिर में। मौका ऐतिहासिक था, ऐसे में जश्न भी खास था। आज तक ब्यूरो। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मेरी मौजूदगी है, जो आज गवाह बना है योगी 2.0 सरकार के शपथ ग्रहण का। हजारों की तादाद में यहां पर लोगों की मौजूदगी। 49 साल के योगी आदित्यनाथ ने जब दोबारा पद और गोपनीयता की शपथ ली तो पूरा का पूरा हिस्सा गुंजायमान हो उठा था। लेकिन अब यहीं से योगी आदित्यनाथ के सामने चुनौतियां इस बात की हैं कि जो वादे उनकी ओर से जनता के बीच में जाकर किए गए थे, उन वादों पर वो खरा उतरे। विकास के नए पैमाने गढ़ने होंगे उत्तर प्रदेश को। आपको ये भी बताते चले कि बुलडोजर बाबा के तौर पर योगी ने जो छवि अपनी बनाई है, कानून व्यवस्था के मोर्चे पर भी अगले 5 सालों पर उन्हें खरा उतरना होगा। इसके साथ ही दमदार तरीके से प्रचंड वापसी में अपना दम दिखाने वाले योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी इस भारी भरकम टीम के जरिए उत्तर प्रदेश को लेकर कैसे बढ़ेंगे आगे, इसका पूरा खाका भी उनको खींचना होगा। अब से कुछ ही देर में अपने मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन किस तरह की चुनौतियां अब यहीं से उनके सामने हैं और योगी की ये छवि क्या बताती है, उसको बताती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि इस शपथ के साथ ही यूपी में योगी सरकार 2.0 वाला राज शुरू हो गया। योगी आदित्यनाथ के इस शपथ ग्रहण ने नया इतिहास रचा है। संघर्षों और चुनौतियों को पार कर पाया है नया मुकाम। उत्तर प्रदेश की उम्मीदों की नई आस है, जनता का नया विश्वास है और योगी पर भरोसे के जरिए बीजेपी के विजय अभियान को और आगे ले जाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने पहले कार्यकाल में शानदार प्रदर्शन किया। जनता की उम्मीदों पर खरे उतरे। बीजेपी ने जिस भरोसे से योगी को यूपी जैसे राज्य की सत्ता सौंपी, योगी ने उसे कायम रखा। काम के दम पर यूपी में दोबारा बीजेपी को प्रचंड जीत दिलाई। ऐतिहासिक जीत दिलाकर दोबारा यूपी में बीजेपी की सरकार बनवाई। निश्चित तौर से मैं नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं और जनता की सेवा की जो जिम्मेदारी दी गई है उसे प्राण प्रण से पूरा करने का मंत्रिमंडल के साथ नया जोश, नई मंत्रिमंडल के साथ नया जोश, नया जोश के साथ में निश्चित नए जोश नए उत्साह के साथ 5 साल के कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने यूपी की तस्वीर बदल डाली। प्रदेश की कानून व्यवस्था मजबूत हुई, अपराधियों पर लगाम लगी और इस दम पर बुलडोजर बाबा की छवि बनी। धन्यवाद देता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और गृह मंत्री जी के प्रबंधन का, योगी आदित्यनाथ के सुशासन का, और उसी को हम लोग और सुदृढ़ करेंगे और आगे के 2024 की तैयारी में हम लोग लगेगा, जिससे सामाजिक न्याय दिला सके। कार्यक्रमों को जो निर्धारित किए गए थे उसको पूरा करने का काम किया। सबका साथ सबका विश्वास के साथ साथ सुशासन और सुरक्षा के साथ विकास को गति दी गई है। उसको और आगे हम लोग उसको बढ़ाएंगे, तेज गति देंगे। अब योगी आदित्यनाथ के इस दम का डंका पूरे देश में बज रहा है। हर ओर योगी योगी का नारा चल रहा है। यूपी में दोबारा जीत से योगी आदित्यनाथ ने दमदार छवि बनाई है, जिसकी झलक योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण में साफ दिखाई दी। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज योगी के ऐतिहासिक शपथ ग्रहण में शामिल हुए। तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी भव्य शपथ ग्रहण में पहुंचे और यूपी में बने इस इतिहास के गवाह बने।
दूसरी बार लगातार शपथ ली है। हाँ वही है। सब सभी को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। बधाई आप देंगे क्योंकि नई कैबिनेट से उम्मीद करें सर, किस तरीके का काम की उम्मीद करें नई कैबिनेट? नए बहुत अच्छी तरह काम करेगी, उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने। साफ तौर पर राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री हैं और इस वक्त जा रहे हैं और पूरी बधाई दी है योगी कैबिनेट को एक नए काम करने के लिए और एक नई ऊर्जा के साथ। कि उत्तर प्रदेश को और योगी जी को जो मोदी जी आशीर्वाद देने आए थे और नए मंत्रिमंडल को मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास होगा। प्रचंड बहुमत से हमको जनादेश दिया है और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में मुझे लगता है 40-45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इसके लिए प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है। आज सभी योगी आदित्यनाथ की उपलब्धियां गिना रहे हैं। योगी राज में हुए कामकाज को विकास का पैमाना बता रहे हैं। योगी के इस अभियान की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब महंत से राजनेता बने योगी आदित्यनाथ को 2017 की जीत के बाद बीजेपी ने यूपी का मुख्यमंत्री बनाया। योगी का नाम आगे करके सबको चौंकाया, क्योंकि जब योगी को 2017 में यूपी जैसे राज्य की कमान सौंपी गई तो वो गोरखपुर से लोकसभा के सांसद थे और मुख्यमंत्री पद के लिए दूर दूर तक उनके नाम की चर्चा नहीं थी। लेकिन पार्टी ने योगी पर भरोसा जताया तो योगी ने भी बीजेपी के एजेंडे को यूपी में आगे बढ़ाया। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और अब प्रदेश में 5 साल फिर से उसी तौर पे काम करेंगे। लगातार बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहा और मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ रहे। साफ तौर पर कुछ नहीं कहा लेकिन धन्यवाद जरूर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर छोड़ने आए थे गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही साथ में एक नई चुनौती के साथ में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अब दोबारा से अपने काम पर रखने जा रहे हैं। पिछले 5 साल में योगी आदित्यनाथ के सामने कई तरह की चुनौतियां आई। योगी ने हर चुनौती का सामना किया, हर मुश्किल को परास्त किया, पार्टी की नीतियों को लागू करने में कामयाब रहे। यूपी की नई तस्वीर कायम कर जनता में विश्वास जगाया, जिसका नतीजा यूपी के विधानसभा चुनाव में सामने है। सरकार में रह के केवल महिलाओं का ही नहीं, किसानों का भी, जवानों का भी, बच्चों का भी, कन्याओं का भी, सभी का प्रतिनिधित्व करेंगे। 5 महिलाएं हैं इस बार, आपको कम लग रही संख्या की नहीं 5 ही काफी है? नहीं, जितना भी उन्होंने सही समझा उतना रखा। इसमें कम और ज्यादा की बात नहीं है। जिसको जिस योग समझा उसको उस योग रखा। काम देखिए, पिछली बार हम लोगों ने काम किया, इसके कारण ही प्रदेश में हम लोग दूसरी बार चुनकर के आए हैं और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है। हम लोग काम करते हैं और सेवा भाव से काम करते रहते हैं और हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। आज फिर से सरकार बनी है। जो हमारा संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र में जो जो हमने वादे किए हैं, जो जो हमने संकल्प लिए हैं, वो सब पूरा करेंगे। शपथ ग्रहण के साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ की दूसरी पारी का आगाज हो चुका है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के कंधों पर जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की जिम्मेदारी है। योगी आदित्यनाथ अपनी नई टीम के साथ इस जिम्मेदारी को निभाने को तैयार हैं। योगी राज 2.0 के जरिए प्रदेश में बीजेपी को और मजबूत बनाने के लिए तैयार हैं, ताकि 2022 की शानदार जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव में भी दोहराया जाए। दमदार काम के बल पर यूपी में बीजेपी को और मजबूत बनाया जाए। आज तक ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री बन चुके हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन अब उनके कंधों पर जिम्मेदारी होगी 2024 में लोकसभा से लबरेज सबसे बड़े सूबे में जीत दिलाने की भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि 80 लोकसभा की सीटें यहां से आती हैं। आपको बताते चले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च को जब रिजल्ट आए थे उसी समय बता चुके थे कि 2024 की पिक्चर का ये ट्रेलर है और यकीनन अब इस जीत के साथ बीजेपी न सिर्फ आगे आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव होने हैं अलग अलग राज्यों में, वहां पर अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहेगी यूपी की तर्ज पर, बल्कि 2024 के बड़े लक्ष्य के एजेंडे को लेकर भी अब यहीं से बढ़ेगी आगे। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि उत्तर प्रदेश भगवामय है। चारों ओर योगी योगी की गूंज है। योगी राज के नारों और योगी आदित्यनाथ के इन जयकारों में जनता का विश्वास है, विकास की आस है, बीजेपी को और मजबूत बनाने की चाह है। इन नारों और जयकारों में 2024 में जीत के विजन वाली राह है।
ये भरोसा इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव में कई मिथक तोड़े हैं, कई नई लकीरें खींची हैं, बड़ा मुकाम पाया है। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ पर बार बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपना भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत को 2024 के चुनाव का संकेत बताया गया है। 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। योगी आदित्यनाथ को भी इस जिम्मेदारी का बखूबी एहसास है। हालांकि उन्हें अपने शासन के काम पर विश्वास है और इस दम पर वो बीजेपी के विजय रथ को आगे बढ़ाने को तैयार हैं। विधायक दल के बैठक में नेता चुने जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने दमदार काम वाला भरोसा जताया है। यूपी के विकास के अधूरे कामों को अपना एजेंडा बताया है। देश के अंदर न केवल केंद्रीय योजनाएं सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को इसका लाभ भी प्राप्त होता हुआ दिखाई दिया। लोगों को पहली बार लगा कि गरीब का घर भी बन सकता है। पहली बार लगा कि पैसा सीधे गरीब के खाते में जा सकता है। यूपी फतह के बाद अब बीजेपी के सामने 2024 का लोकसभा चुनाव सबसे बड़ा रण होगा और यूपी में फिर से मजबूत प्रदर्शन कर बीजेपी इस लड़ाई को आसान बनाने की कोशिश में है, जिसका सबसे बड़ा दारोमदार योगी आदित्यनाथ पर है। ऐसे में 10 मार्च को चुनावी जीत के बाद से ही योगी आदित्यनाथ इस विजय अभियान को आगे बढ़ाने की बात दोहरा रहे हैं। राष्ट्रवाद को अपनी सरकार का सबसे बड़ा एजेंडा बता रहे हैं। जनता जनार्दन ने कहा कि नहीं, हम अब वंशवाद की राजनीति में नहीं, हम अब जातिवाद और उन संकीर्ण राजनीतिक दायरों से ऊपर उठ करके राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के लिए अपना समर्थन देंगे। हालांकि राष्ट्रवाद के नारे के साथ 2024 के चुनाव से पहले कुछ चुनौतियों से भी योगी आदित्यनाथ को पार पाना पड़ेगा। यूपी में चुनाव के दौरान विपक्ष ने लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, इसे बीजेपी पर हमले का हथियार बनाया। अब यूपी में युवाओं के लिए नए अवसर पैदा करने होंगे। विरोधी पार्टियों ने आवारा पशुओं को मुद्दा बनाकर सरकार को खूब घेरा। अब लोकसभा चुनाव से पहले सरकार को इस समस्या का समाधान निकालना होगा। इसके साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखना, किसानों को साथ बनाए रखना जैसी चुनौतियां भी योगी आदित्यनाथ के सामने होंगी, जिससे निपटने के लिए योगी अभी से तैयार दिखाई दे रहे हैं। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को तमाम दुष्प्रचार के बाद विपक्ष और जितने भी ऐसे लोग थे देश और दुनिया में जो भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता या फिर भारत के हित के संवर्धन में सदैव आड़े बनते हैं, वे सब किसी न किसी रूप में इस चुनाव को प्रभावित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में हस्तक्षेप करने की मुद्रा में थे। बीजेपी ने यूपी की जनता के दिलों में उम्मीदों के जो कमल खिलाए हैं, उन्हें अब जमीन पर उतारना होगा। इसके लिए योगी की मजबूत और मुकम्मल टीम भी तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के तेजी से विकास के लिए कई कदम बढ़ाए। हर चुनावी रैलियों में पीएम मोदी ने भी योगी के काम को गिनाया, योगी को यूपी के लिए उपयोगी बताया। बुलडोजर तो गैर कानूनी इमारत पर चलता है, लेकिन दर्द उसको पालने पोसने वालों को होता है। तभी आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अब योगी के सामने एक बार फिर उपयोगिता सिद्ध करने की जिम्मेदारी है। अब योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण के साथ बीजेपी की 2024 की तैयारी है। आज तक ब्यूरो।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रियों के साथ बस कुछ ही पलों में बैठक करने वाले हैं, जिसको लेकर मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। लोक भवन में वहां पर पहुंच रहे हैं नए नवेले मंत्री, उनकी ओर से क्या बातें कही जा रही हैं, जरा सुनिए। जो गरीब कल्याण का यज्ञ पूरे देश में चल रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रहा था, उस यज्ञ को जारी रखेंगे, उसे और आगे और मजबूती से बढ़ाने का काम करेंगे। 2022 की यह दूसरी पारी जो हमारी है, लोक कल्याण संकल्प पत्र जो हमारा है, वह हमारा रोड मैप है। उसके आधार पर हम उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करेंगे, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान में कमी नहीं आने देंगे। तीसरी बात मैं यह साथ में और जरूर कहना चाहूंगा कि 2024 में 75+ के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे। पहली बैठक है, मुख्यमंत्री जी ने अभी बुलाई है, आगे की रूपरेखा तय होगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मगर ये बात स्पष्ट है कि जनता का आशीर्वाद और अपार समर्थन मिला है। जो वादे किए गए चुनाव में उस पर खरा उतरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी का संदेश घर घर तक पहुंचाया जाएगा। उत्तर प्रदेश जो प्रथम राज्य बनाने का जो प्रतिबद्धता है, उस पर हम लोग काम करने की शुरुआत हो रही है और आप देख सकते हैं कि चंद घंटों में शपथ ग्रहण के बाद तुरंत काम पे लग गए। अभी तो मंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश ने मंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश की जो जनता है, गरीब है, दलित है, पीड़ित है, उनकी सेवा करेंगे। महिलाओं की हमेशा आवाज उठाई गई है, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात की गई है। आप किस तरीके से अपना जो दायित्व है वो निर्वहन करेंगे एक मंत्री के रूप में? बिल्कुल पूरी ईमानदारी से महिलाओं के साथ न्याय होगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी रहेगी, उनके लिए आर्थिक रूप से कैसे सशक्त हो, इसके लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़ा जनादेश हम लोगों को दिया है और हम लोगों ने जो बातें अपने संकल्प पत्र में कही हैं और इस प्रदेश की बेहतरी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। पहले से ही महंगाई झेल रहे आम आदमी को फिर से झटका लगा है। तेल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने परेशान करके रखा हुआ है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले वक्त में कई ऐसी चीजें हैं जिसके दाम बढ़ सकते हैं। मार्च में महंगाई के अटैक से आम लोगों में हाहाकार मच गया है। दरअसल रूस यूक्रेन के बीच करीब 1 महीने से जारी युद्ध के असर से भारत में हर जरूरी साजो सामान के दाम बढ़ गए हैं। खाद्य तेल हो या दूध, चाय, कॉफी या स्टील सीमेंट, सब कुछ इस युद्ध की तपिश से महंगा हो गया है। बीते 4 दिनों में 3 बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। शुक्रवार को एक बार फिर पेट्रोल 80 पैसे प्रति लीटर और डीजल 75 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी से देश के 4 महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो गया है। अब दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 81 पैसे प्रति लीटर जबकि डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर का मिलेगा। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 47 पैसे और डीजल 96 रुपए 65 पैसे प्रति लीटर का है। कोलकाता में पेट्रोल 107 रुपए 14 पैसे जबकि डीजल 92 रुपए 22 पैसे प्रति लीटर है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 103 रुपए 71 पैसे और डीजल 93 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर का हो गया है। यही नहीं, गुरुवार की रात को ही इंडियन ऑयल ने अपने डीलर्स को शुक्रवार से पेट्रोल के दाम बढ़ाने की जानकारी दे दी थी। ऐसे में आशंका है कि कंपनियां आगे भी दाम बढ़ाना जारी रखेंगी, जिससे आम आदमी की मुश्किलों में इजाफा होना तय है। अब क्या कर सकते हैं, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है, अमीर हो रहा है। वर्किंग तो काम जरूरी है, अब रेट बढ़े जा रहे हैं, इसमें क्या कर सकते हैं कि ये नहीं बढ़ने चाहिए। फिलहाल इन चीज के रेट बढ़ने के बाद हर चीज का रेट बढ़ जाता है, क्योंकि सर सब चीजें गाड़ियों से ही आती हैं। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है रेटों पे, क्योंकि वो भी अपना खर्चा निकालेंगे, उनके भी ड्राइवर है, हेल्पर है। तो सर सब्जी, हरी सब्जी, दाल, चीनी, आटा, ये गरीब आदमी की कमर तोड़ती है। गुरुवार को ही आई मूडीज की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि नवंबर से मार्च के दरमियान देश में 137 दिनों तक पेट्रोल डीजल के भाव न बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों को 19,000 करोड़ का घाटा हुआ था। इसके पहले इसी हफ्ते की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए जबकि दिल्ली में पीएनजी की कीमतें बुधवार को 1 रुपए प्रति एससीएम और सीएनजी के दाम 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाए गए थे। यानी खाना बनाने से लेकर रोजमर्रा के हर सामान पर महंगाई का असर देखा जा रहा है। दरअसल महंगाई का ये अटैक मार्च की शुरुआत के साथ ही लोगों पर कहर बनकर बरस रहा है। महंगा हुआ दूध। मार्च की शुरुआत के साथ ही देश भर की डेयरी कंपनियों ने दूध के दाम में बढ़ोतरी की है। इसके बाद अमूल, पराग, मदर डेयरी और साक्षी जैसी कंपनियों के दूध के दाम 2 से 5 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं।
इसके साथ ही बीते कुछ अरसे में चाय और कॉफी की कीमतों में भी 3 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल की तरह दूध के दाम बढ़ने से भी लोगों की जेब पर काफी असर पड़ा है। इतना रेट बढ़ जाना और इंसान की मतलब कि भाई कमाई है उतनी है और उसमें आधे में दूध में ही निकल जाती है, उसमें तो फिर महंगाई की दोहरी मार हो गई। एक तो पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज में महंगाई बढ़ रही है और जिसे बच्चे पीते हैं और मतलब इसके बगैर घर का काम ही नहीं चल सकता। उसका एकदम से इतना रेट बढ़ाना मतलब एक तरीके से आम जनता के लिए, और ये तो दूध तो ऐसी चीज है कि हर कोई उपयोग करता है। ये तो बात हुई रसोई की, लेकिन महंगाई का ये अटैक केवल घर चलाने तक सीमित नहीं है। घर बनाने और खरीदने पर भी इसका भरपूर असर है। महंगा हुआ गृह प्रवेश का सपना। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से सरिया, सीमेंट, ईंट समेत घर के कंस्ट्रक्शन से जुड़े हर सामान के दाम आसमान पर हैं। बीते एक महीने में स्टील 25% महंगा हो गया है। सीमेंट की कीमतों में 40% का इजाफा हुआ है। इस वजह से नए प्रोजेक्ट की कॉस्ट में 13% का इजाफा हुआ है, लेकिन डेवलपर्स ने मंदी के माहौल में 5 से 12% तक का ही इजाफा किया है। घर चलाने और घर खरीदने के बाद गाड़ियों पर भी महंगाई की मार पड़ी है। अप्रैल में महंगे होंगे वाहन। देश की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी टाटा ने 1 अप्रैल से वाहनों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी अपने वाहनों की कीमतों में 2 से 2.5% की बढ़ोतरी करेगी। स्टील, एल्यूमिनियम समेत तमाम मेटल्स के दाम बढ़ने की वजह से बाकी कंपनियां भी जल्द ही कारों को महंगा कर सकती हैं। वैसे भी जिस तरह से कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी इजाफा होगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी, जो आखिरकार हर सामान और सर्विस को महंगा करके आम आदमी का बजट पूरी तरह से बिगाड़ देगी। आज तक ब्यूरो।